Welcome students. Today we are going to solve 2023 CGL questions of Tier 1 held on 21st July in Shift 1. So let's start. The first question is on the basis of a paragraph. 5 questions are there. You have to arrange them in a coherent way. इन पांचों sentences को आपको coherent way में, coherent way means in a meaningful way, systematic way में आपको arrange करना है. तो ये देखिए, सी डैस्ट पहले आया है, उसके बाद नाम आया है. तो इसका मतलब क्या है कि प्रोनाउन तो बाद में आता है. पहले हम कोई चीज इंट्रोडक्शन देते हैं तो नाम से शुरू होता है, उसके बाद नाम के बदले हम ये शुरू करते हैं. तो ये पहला नहीं होगा, ये क्लियर हो गया. पहला होगा करेन टूक ए स्ट्रोल इन ए लवली गार्डन. पहला हमारा सेंटेंस हो गया बी. उसके बाद देखते हैं सी डिस्कवर्ड ए स्विंग, देन करेन वेंट ऑनटू द स्विंग. अब ये जहां भी होगा सी आएगा, सी के बाद डी होगा. तो सी के बाद डी आप देखिए कहां है, 3 में. कुछ ऑप्शन नंबर 3 में सी डी मिलता है. तो ये हमारा आंसर हो गया, ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है. अब बी के बाद ई आया, उसको भी देख लेंगे कि सबसे पहले करेन गार्डन गया, देन करेन एक्चुअली करेन इज द नेम ऑफ ए स्मॉल गर्ल. सो करेन इज गोइंग नाउ टू अ गार्डन. She adores the outdoors. Relish means to enjoy. Breeze means हल्की हवा. Light विंडो को हम कहते हैं ब्रिज. Blowing through the air. तो ये हमारा ऑप्शन हो गया. यहाँ पर सी डी पहला ये हो रहा है. सी डी का कोहेरेंस बन रहा है. तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट वन. हमें ज्यादा टाइम पास नहीं करना है. पहला क्लियर हो गया कि करेंट से शुरू होगा, करेक्ट से शुरू होगा, उसके बाद ई देन सी देन टी. और सी डी हमें और किसी दूसरे में नहीं है. और किसी दूसरे में अगर होता तो हमें थोड़ा और देखना पड़ता. तो सी और डी एक ही ऑप्शन में है, इसलिए यही ऑप्शन बी ई ए सी डी सही है. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम. वंस इन ए ब्लू मून. वंस इन ए ब्लू मून का मतलब होता है वेरी रेयर, शायद ही, बहुत ही कम. वंस इन ए ब्लू मून. Once in a blue moon means very rare, very less. Now select the most appropriate phrasal verb to fill in the blanks. Mohan, the charge of Center for Life Skills from Mustafa. चार्ज क्या करते हैं? चार्ज टेक ओवर करते हैं. मोहन ने चार्ज लिया. मोहन took over the charge. मोहन took over the charge. ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट. ये सब गलत है. चार्ज को हम टेक टू टेक ओवर चार्ज, मैंने चार्ज लेना, चार्ज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना. टू टेक ओवर चार्ज, टू टेक ओवर. तो ये प्रेजेंट पास्ट सिंपल में है तो टू ओवर हो गया. टू टेक ओवर चार्ज मतलब चार्ज लेना. नाउ फोर्थ वन इज ऑल्सो अ पैराग्राफ. यू हैव टू अरेंज देम इन ए कोहेरेंट वे. हियर ओनली 4 sentences are there. It superseded India's previous educational strategy. Then the Indian Union Cabinet approved the country's national education. तो सबसे पहला हमारा सेंटेंस हो गया ये, कैबिनेट ने एक नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को अप्रूव किया. उसके बाद बी के बाद सुपरसीडेड एंड इट प्रोवाइड्स ए फ्रेमवर्क फॉर एजुकेशन फ्रॉम प्राइमरी ग्रेड्स. दिस पॉलिसी significantly improves India's educational system. तो ये अब देखिए सबसे पहले हो गया हमारा बी. बी के बाद क्या है कि नेशनल एजुकेशन सिस्टम को अप्रूव किया. इसमें है क्या? इसमें ये है कि फ्रॉम प्राइमरी ग्रेड्स अप टू हायर एजुकेशन, बी सी, और उसके बाद डी, और फाइनली इट सुपरसीडेड इंडिया प्रीवियस एजुकेशनल स्ट्रेटेजी which was created in 1896. तो लास्ट वाला हो गया हमारा ए. तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट. ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ. एंटोनिम लिखना है किसका? अनश्योर का. अनश्योर का एंटोनिम क्या होना चाहिए? श्योर. लेकिन हमें यहाँ इस सेंटेंस में जो वर्ड्स है उसके आधार पर लिखना है. अनश्योर का श्योर होगा
यहां हमें लिखना है कि इस सेंटेंस में कौन सा वर्ड है जो इसका एंटोनिम है अनस्योर का। तो हिमांशी इज प्रिपेयरिंग कस्टमाइज्ड गिफ्ट्स एंड हैंडीक्राफ्ट फॉर सरप्राइजिंग मेहुल ऑन हिज रिटायरमेंट बट द डेट इज नॉट सर्टेन डेट। तो यहां अनस्योर था, अनस्योर का श्योर मतलब यह डेट इज नॉट श्योर, तो सर्टेन हो गया। तो एंटोनिम अनश्योर का एंटोनिम हो गया सर्टेन। ऑप्शन नंबर 4 दिस इज द करेक्ट वन। Now a group of worshippers is known as congregation. Congregation. A group of worshippers is known as congregation. Constellation, group of stars is known as Caravaggio. Group of people. Crowd is also a general gathering is known as crowd. Constellation is group of stars. Group of stars. And group of worshippers is known as congregation, and constellation is group of stars. Now the next one. There is also a paragraph. Bauxite is used as the main raw material for the production of aluminium. Precipitation is a pre-final stage for actual production. दूसरे सेंटेंस को हम देखते हैं। सोडियम एल्यूमिनेट इज एक्वायर्ड इन द नेक्स्ट स्टेज। तो क्या हो जाना चाहिए हमारा कि ए के बाद सबसे पहला था ए के बाद नेक्स्ट लिखा हुआ है, तो ये ए के बाद हो गया सी, उसके बाद बी, उसके बाद डी। द स्मेल्टिंग प्रोसेस एक्चुअली एक्सट्रैक्ट्स अल्युमिनियम एज ए फाइनल प्रोडक्ट फ्रॉम इट्स ऑक्साइड। तो ये हो गया हमारा डी, ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर 1। क्योंकि आप यहां देखें बॉक्साइट इज यूज्ड एज ए मेन रॉ मटेरियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एल्यूमिनियम। तो ये पहला सेंटेंस हो गया। रॉ मटेरियल एल्यूमिनियम प्रोडक्शन के लिए बॉक्साइट सबसे पहला रॉ मटेरियल है, मेन रॉ मटेरियल है। बी है प्री फाइनल, उसके बाद दिया हुआ है कि नेक्स्ट, तो ए के बाद सी आएगा, सी के बाद बी एंड देन लास्ट सेवेंथ का 1। Identify the sentence that provides meaning of the given idiom under the cloud. Under the cloud means होता है in doubt, in suspicion. Those who are actions are in doubt. Under suspicion, those who are in doubt, they are known as under the cloud. तो the classmates were dancing together under the rain, इसका कोई मतलब नहीं है। Under the cloud इस सेंटेंस से हमें मीनिंग क्लियर नहीं हो रहा है। The red food looks beautiful amidst the cloudy weather, इससे भी कुछ नहीं है। It was the best place to sit under the sky with the hands full of food, ये भी नहीं है। The driver was under suspicion, ये है after the police found blood on his car। तो ये हो गया under suspicion। Under the cloud का मतलब under suspicion, under the cloud मतलब under suspicion। ये हो गया इसका मतलब, इस फ्रेज का मतलब हो गया, इस इडियम का मतलब हो गया अंडर द सस्पिशन। अंडर सस्पिशन, अंडर द क्लाउड मीन्स अंडर सस्पिशन, अंडर सस्पिशन, सस्पिशन। नाउ नेक्स्ट, बजरंग इज इन एक्सट्रीम पेन इन हिज डेथ। एक्सट्रीम पेन को हम अगोनी बोलते हैं, अगोनी बोलते हैं एक्सट्रीम पेन को। एक्सट्रीम पेन इज नोन एज अगोनी। एक्सट्रीम पेन, एक्सट्रीम पेन को हम कहते हैं अगोनी, अगोनी। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। परसेवरेंस, परसेवरेंस कहते हैं ए रेजोल्यूशन टू वर्क इवन अगेंस्ट फेल्यूर्स, डिस्पाइट फेल्यूर्स, और promise to keep working is known as perseverance. This is the form resolution. तो इसका हमको एंटोनिम लिखना है, तो हो गया irresolution, irresolution। परसेवरेंस का एंटोनिम हो गया irresolution। इसका मीनिंग हुआ रिजोल्यूशन और इसका एंटोनिम हो गया irresolution।
ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट, परसेवरेंस। परसेवरेंस, perseverance, determined to work, resolution, to work with resolution, फॉर्मनेस, रिजोल्यूशन, हम दृढ़ प्रतिज्ञा करते हैं, उसके साथ जो काम करते हैं, दैट इज नोन एज परसेवरेंस। वी डू नॉट डिसकंटिन्यू आवर एफर्ट्स इवन आफ्टर फेल्यूर्स, दैट इज नोन एज परसेवरेंस। इफ यू हैव परसेवरेंस इन योर एफर्ट्स, योर सक्सेस इज सर्टेन। हर मोडेस्ट बिहेवियर, मोडेस्ट का हमको लिखना है एंटोनी। मोडेस्ट बिहेवियर क्या हो जाएगा, ऑब्वियस नहीं है, अनप्रेज्यूमिंग भी नहीं है, कंसीटेड। कंसीटेड मीन्स प्राउड, कंसीटेड मीन्स प्राउड। तो मोडेस्ट का हो गया कंसीटेड, एंटोनिम ऑफ मोडेस्ट इज कंसीटेड। मोडेस्ट, मोडेस्ट का प्राउड बिहेवियर तो हो गया कंसीटेड, एंटोनिम हो गया कंसीटेड। कंसीटेड, मोडेस्ट मीन्स पोलाइट, कंसीटेड मीन्स इम्पोलाइट, हैविंग प्राउड बिहेवियर्स। नाउ नेक्स्ट सेंटेंस इज, sentences of a paragraph are given in a jumbled order. Again, here also you have to arrange them in a coherent way. Because of reasons, scorching heat and arid wind, a considerable amount of water evaporates. As a result, then it is then unable. तो फाइनली क्या होगा, the Dead Sea is one of the saltiest. पहला सेंटेंस क्या होगा, डी, डी के बाद ई, और सबसे लास्ट में होगा बी। डी के बाद आप देखें होगा ई, क्योंकि डेड सी इज वन ऑफ द साल्टेस्ट बॉडीज ऑफ वाटर ऑन द प्लैनेट विच अबाउट 10 टाइम्स द सॉल्ट कंटेंट ऑफ ए टिपिकल सॉल्ट वाटर। अब इसका साल्टेस्ट होने का कारण क्या है, दिस इज बिकॉज वाटर फ्लोज, तो डी के बाद ई होगा, डी के बाद यहां है, और एज ए रिजल्ट जो है ये सबसे लास्ट में होगा, तो ये हमारा ये नहीं होगा कि क्या हो गया 4, ऑप्शन नंबर 4। As a result, the salt and other minerals become increasingly concentrated. डेड सी से शुरू हुआ, डेड सी का सॉल्टी होने का कारण क्या है, बिकॉज वाटर फ्लोज इनटू द डेड सी फ्रॉम ए सिंगल प्राइमरी ट्रिब्यूटरी, एक ही जगह से आ जाता है, इसलिए ज्यादा सॉल्ट निकल नहीं पाता, फिल्टर नहीं हो पाता है। तो ये हो गया हमारा ऑप्शन नंबर 4। इसमें आपको ध्यान देना है कि कहां से शुरू करना पड़ेगा। अब जैसे बिकॉज है, एज ए रिजल्ट है, बिकॉज तो होगा नहीं, एज ए रिजल्ट जनरली लास्ट में आएगा, सबसे लास्ट में आएगा। जहां से कोई नाउन शुरू हो रहा है वो फर्स्ट में आएगा, तो हम यहां से पढ़ लेते हैं। यहां हमने ये पढ़ा, उसके बाद ये इसका रीजन दे रहा है, तो ये होना ही है, डी के बाद ई होना है और बी लास्ट में होना है, तो सारे सेंटेंस में पढ़ने की जरूरत नहीं है। डी के बाद ई पढ़ लिया, उसके बाद लास्ट में बी है, ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो गया। तो इस तरह से ये कोहेरेंट पैराग्राफ वाले क्वेश्चंस को करना है। आपको देखना है कि जो प्रोनाउन से शुरू हो रहा है, बिकॉज से शुरू हो रहा है, एज ए रिजल्ट से शुरू हो रहा है, वो तो पहला सेंटेंस होगा नहीं, वो होगा लास्ट में, सेकंड में, थर्ड में। तो पहला सेंटेंस कहां से होगा, जो नाउन से शुरू हो रहा होगा, उसके बाद उसका जो रीजन दे रहा है वो सेकंड होगा। इस तरह से विथ प्रैक्टिस यू कैन सॉल्व इट इन मिनिमम टाइम। नाउ हर ड्यूअल एटीट्यूड मिसगाइड्स एवरीवन। क्या करना है, हमें करेक्टली स्पेल्ड ऑप्शन लिखना है। ड्यूअल एटीट्यूड, ड्यूअल दो तरह के होते हैं, ड्यूअल के दो तरह के हैं, होमोनिम्स है, DUAL भी होता है और DUEL भी होता है। तो DUEL का मतलब होता है a fight between two people, a fight, a deadly fight, a deadly fight between two, मल्ल युद्ध हिंदी में बोलते हैं। इस ड्यूअल का मतलब टू इंडिकेट, ये दो बताता है, ड्यूअल, ड्यूअल कैरेक्टर, ड्यूअल कैरेक्टर।
तो यहां ये हो गया, इसका स्पेलिंग हो जाएगा DUA, फोर्थ, 13 का फोर्थ वन इज करेक्ट। ये ड्यूअल है। द ड्यूअल एटीट्यूड मतलब डबल एटीट्यूड, ड्यूअल का मतलब यहां डबल। Now next question, parts of the following sentences have been given as options. Select the option that contains an error. He will return in hour, ये गलत है, in an hour होगा। तो ये हमें कौन सा पार्ट है? in an, ये देखिए ये थर्ड पार्ट है, तो ऑप्शन नंबर 3 ये एरर वाला पार्ट है, in an होना चाहिए। in an hour, आवर इच से शुरू हो रहा है लेकिन प्रोनाउंसिएशन वोवेल जैसा है, इसलिए एन आवर होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु टीचेज हर ज्योग्राफी, इसको हमें वॉइस चेंज करना है। हु टीचेज हर ज्योग्राफी, हर का नॉमिनेटिव के सबको हमको बनाना है सी। बाय होम इज सी डॉट जियोग्राफी, बाय होम, हु इज चेंजिंग टू बाय होम, तो बाय होम इज सी डॉट जियोग्राफी। टीचेज है तो वाज होगा नहीं, इसको कट आपको यही करना है, बाय होम। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो बाय होम के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब आता है, बाय होम के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा। बाय हु को तो ऐसे ही आप एलिमिनेट कर देंगे, और बाय होम के बाद हेल्पिंग वर्ब यहां है, प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस है इसलिए, और सी सब्जेक्ट है तो हेल्पिंग वर्ब हुआ इज। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड। इक्विटेड, इक्विटेड मींस किसी को दोष मुक्त कर देना, और एंटोनिम हमको लिखना है, और यहां ये हो गया कन्विक्टेड, सजा देना। इक्विट का इक्विट मींस एक्सोनरेट, इक्विट ऑफ होता है, एक्सोनरेट, और इसका ऑपोजिट हो गया, एंटोनिम हो गया कन्विक्ट। कन्विक्ट मींस टू एक्यूज, अपराधी घोषित करना, कन्विक्ट। इसका एंटोनिम हो गया, ये होता है इक्विट मींस दोष मुक्त करना, एक्सोनरेट या एब्जॉल्व, एक्सोनरेट या एब्जॉल्व भी होता है, एब्जॉल्व। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड। अराइवल का एंटोनिम लिखना है, कॉमन है, अराइवल का एंटोनिम हो गया डिपार्चर। नेक्स्ट वन इज हियर आल्सो पैसिव वॉइस में चेंज करना है, ये भी हु वाला है, हु वाला पहले भी हमने कट किया था। हु ब्रोक माई ग्लासेस, बाय होम वर माई ग्लासेस ब्रोकन। बाय होम करना है, बाय होम के बाद हेल्पिंग वर्ब, टेंस के अनुसार पास्ट सिंपल का सेंटेंस है तो बाय होम के बाद होगा वर्ब, क्योंकि सब्जेक्ट प्लूरल है। बाय होम वर माई ग्लासेस ब्रोकन, ये सही है, ऑप्शन नंबर 3। हु तो होगा नहीं, बाय होम वर माई ग्लासेस, बिंग यहां नहीं होता है, बिंग नहीं है क्योंकि ये पास्ट सिंपल है, पास्ट कंटिन्यूअस है नहीं, और हु से तो होगा ही नहीं। सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। नॉक्टर्नल, नॉक्टर्नल होता है those who are active in night, they are known as nocturnal। तो नॉक्टर्नल का स्पेलिंग सही है। रिपल्सिव का स्पेलिंग गलत है, रिपल्सिव का स्पेलिंग गलत है, ये स्पेलिंग गलत है। रिपल्सिव का स्पेलिंग होता है REPULSIVE, रिपल्सिव। यहां पर सी की जगह एस होता है। स्कोर बोर्ड सही है, इरेस्पेक्टिव सही है, तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सी लुक्ड ल्यूमिनस। ल्यूमिनस के लिए हमें एक सिनोनिम लिखना है, तो हो गया क्या? रिस्प्लेंडेंट, रिस्प्लेंडेंट चमकदार, चमकीला। सी लुक्ड रिस्प्लेंडेंट, रिस्प्लेंडेंट का सिनोनिम हो गया ल्यूमिनस। सी लुक्ड रिस्प्लेंडेंट इन द डायमंड नेकलेस। Now
5 questions are there on the basis of this paragraph, this passage. Posters are to promote a brand. पोस्टर्स का यूज किस लिए किया जाता है? किसी ब्रांड को प्रमोट करने के लिए. तो पोस्टर्स आर लिखा हुआ है तो यूजेज होगा नहीं, बीइंग यूज होगा नहीं, यूज नहीं होगा, यूज्ड हो जाएगा. पोस्टर्स आर यूज्ड. ऑप्शन नंबर 2. नाउ नेक्स्ट, आर यूज्ड टू प्रमोट ए ब्रांड एंड और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देने के लिए. तो पास के साथ ऑन लगता है. पास ऑन इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन. प्लीज पास ऑन दिस इंफॉर्मेशन. ये भी याद रखिए, किसी इंफॉर्मेशन को हमें पास करना है तो वी टेल समवन दैट प्लीज पास ऑन दिस इंफॉर्मेशन. उसके बाद दे कैन बी यूज्ड फॉर पर्पसेस. पर्पसेस का मतलब मेनी पर्पसेस के लिए, लेकिन आपको यहां से देखना है ऑप्शन में क्या है. मच, लिटिल, वेरिड पर्पसेस. कई तरह के पर्पसेस के लिए यूज किए जाते हैं. तो यहां हो गया हमारा 4, ऑप्शन नंबर 4. Now 24. 24 is they usually include a picture and very few words. पोस्टर में क्या होता है? एक पिक्चर होता है और कुछ वर्ड होते हैं. तो यहां आपका हो गया एंड. और असुटेबल, उसके बाद क्या होता है? एक हेडिंग होता है, हेड होता है, टाइटल होता है. टाइटल को हम क्या कहते हैं? कैप्शन. ये देखिए कैप्शन होगा इधर. ऑप्शन नंबर 3. ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट. यहां 3 और यहां 3. यहां भी हो गया 3. So friends, we have done all 25 questions of Tier 1 CGL 2023. We'll see you tomorrow in next class. Thank you very much.